अध्याय 1:1550। दरार गूंज रही थी। सिलास की हथेली में पत्थर का ब्लेड एक बार फिर से फट गया, क्योंकि एल्क गिर गया। अपने सामने के घुटनों के साथ फिसलने से पहले उसका एक सींग जमीन में फंस गया, जिससे सिलास उड़ गया। सिलास का कंधा आगे की ओर मुड़ गया और वह तेजी से वापस ऊपर आ गया। सबसे पहले उसने उस क्षेत्र को स्कैन किया। कुछ भी देखना मुश्किल था, इसलिए उसने ध्यान से सुना। उसकी सांसें समान थीं और उसकी धड़कन धीमी थी, भले ही वह जिस स्थिति में था। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, सब कुछ धीमा होता गया, लेकिन आखिरकार कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि रात कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के साथ आ सकती है। इस स्थिति में रात में जागना सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं दिन में सोता हूँ, जब जानवर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, तो क्या मैं खुद को खतरे में नहीं डालूंगा? सिलास पहले से ही एक दिन से अधिक समय से नहीं सोया था। उसने पीने के लिए कुछ भी नहीं लिया था, और एल्क का पीछा करते समय उसने जो कीड़े खाए थे, उनके अलावा उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे खाने की चिंता नहीं थी। ये जीवित रहने का मामला था, इसलिए अगर उसे कीड़े खाने पड़ते तो वह घिन नहीं करता। इसके अलावा एल्क को एक दिन तक देखने के बाद उसे इस बात की अच्छी समझ थी कि पौधे के जीवन के मामले में क्या जहरीला है और क्या नहीं। हालांकि थकान ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह नज़रअंदाज कर सकता था। सिलास ने इसे अभी के लिए नज़रअंदाज कर दिया और एल्क के पास चला गया और उस पर हाथ रख दिया। आयरिश एल्क जीन का पता चला। पब फ्यूचर के विज्ञापन। खंडित जीन। गति एफ। समावेश का प्रयास। हाँ नहीं। ग्रिमब्लेड परिवार के ग्रिमब्लेड वंश जैसे शीर्षक वाले जीन दुर्लभ पक्ष में थे। अधिकांश जीन ऐसे ही थे जो किसी के शारीरिक आंकड़ों के एक निश्चित पहलू को मजबूत करते थे। शीर्षक वाले जीन और इस तरह के शारीरिक जीन के बीच ऐसे गुण जीन थे जो थोड़े दुर्लभ थे और किसी व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार के एथ या अन्य रहस्यमय क्षमताओं पर नियंत्रण दे सकते थे। हालांकि उनमें से सबसे दुर्लभ जीन वे जीन थे जो जीन प्रतिभा प्रदान कर सकते थे। उनके दादाजी इससे अधिक किसी भी विशिष्ट जानकारी के बारे में बहुत अस्पष्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जीन की दुनिया और कोई व्यक्ति उनका उपयोग और हेरफेर करना कैसे सीख सकता है, अंतहीन है। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सबसे कम जानकारी थी, और फिर भी किसी को इसके बारे में सबसे अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। भले ही शारीरिक जीन की भी अपनी उपयोगिता थी, वह ये कि वे स्टैक करने के लिए सबसे आसान प्रकार के जीन थे। जब तक वे एक ही नाम साझा करते हैं, उन्हें जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा वे दोहराए जा सकते थे। इस जंगल में ये संदिग्ध था कि केवल एक ही एल्क होगा। उस स्थिति में ये सच होना चाहिए कि जब तक वह एल्क को मारता रहेगा, उसे स्पीड जीन मिलता रहेगा। हाँ, सिलास ने अपनी सांस रोक ली। पहली बार उसे वास्तव में लगा कि उसकी कुछ नसें उस पर हावी हो रही हैं। उसे इस मौत के जाल में कूदने में घबराहट महसूस नहीं हुई थी। उसे ऐसे जानवर का पीछा करने में घबराहट महसूस नहीं हुई थी जो उसे कुछ लातों से मार सकता था। उसे तब भी घबराहट महसूस नहीं हुई जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ये 50/50 मौका जिस पर वह अभी नजर गड़ाए हुए था, उस पर बहुत कुछ निर्भर था। उसने इस एल्क पर पूरा दिन बर्बाद कर दिया था, सिर्फ इस मौके के लिए। वह पहले से ही उसके 7 दिनों में से एक था। अगर वह 7 दिन का समय खत्म होने देता, तो वह फिर से कठोर जीन अवस्था में आ जाता और किसी भी जीन को अवशोषित करने की 0% संभावना होती। खैर, उस स्पष्टीकृत 10% बढ़ावा के अलावा जो उसके शीर्षक ने उसे दिया था। मामले को बदतर बनाने के लिए, ये देखने के बाद कि एक अधूरे विकास के बाद एल्क कितना शक्तिशाली हो गया, कल उसकी स्थिति कितनी खराब होगी जब वह जानवरों से घिरा होगा जो वास्तव में अपना विकास पूरा कर चुके हैं। जीन आत्मसात शुरू हो रहा है। जीन आत्मसात विफल। सिलास ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने से पहले स्क्रीन को बहुत देर तक देखा। उसने एक गहरी सांस ली। जब उसने उन्हें फिर से खोला, तो उसका शांत स्वभाव वैसा ही था और वह आगे बढ़ गया। 50/50 का मौका अच्छा था, लेकिन अंततः परिभाषा के अनुसार वे असफल होने के भी अच्छे मौके थे। उसका टाइटल बूस्ट शुरू नहीं हुआ था, कुछ ऐसा जो वह अवचेतन रूप से बता सकता था, इसलिए एल भी उसके पैसे के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होगा। उसे अपना ध्यान बदलने की जरूरत थी। अगर वह अपने दुख में डूबा रहता, तो वह बस मौत का इंतजार कर रहा होता। सबसे पहले उसने एल्क की लाश की ओर देखा। यह अच्छा भोजन होगा, लेकिन उसके लिए इसका उपयोग करना असंभव था। इस मृत एल्क का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह अपने क्षेत्र का उपयोग करके अपनी नींद पूरी कर सकता है। उसने आगे बढ़ने और कुछ टुकड़े उठाने से पहले टूटे हुए सींगों को देखा। एक एल्क के सींग अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। वे प्राणी के प्राकृतिक रूप से गढ़े हुए हथियार थे। ये तथ्य कि वे इस तरह से टूट गए, एक भाग संयोग था और दूसरा भाग एल्क के विकास के कारण। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसने मुझे एक स्पीड जीन दिया, इसका मतलब है कि इसका विकास उस पहलू की ओर हुआ। इसका मतलब ये होना चाहिए कि इसकी स्पीड स्टेट ने इसके संविधान स्टेट को पछाड़ दिया। यही कारण है कि पेड़ से इस तरह से टकराने से इसके सींग टूट गए। एक और माध्यमिक बिंदु पेड़ों की खुद की मजबूती थी। उनके पत्ते प्रभाव के बाद भी सरसराहट नहीं हुई। यह अच्छा है।
सिलास को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, एक विशेष रूप से तीक्ष्ण नोक वाला सींग। ब्लेड ऑरा को केवल हथियार पर ही लगाया जा सकता था। उसका हाथ बहुत अधिक दर्द के बिना जीन टैलेंट को झेलने में सक्षम नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने कोशिश करते समय अपना हाथ माइक्रोवेव में डाल दिया हो। इसके अलावा ब्लेड ऑरा केवल उस माध्यम के बराबर ही अच्छा लग रहा था जिसके माध्यम से इसका उपयोग किया गया था। हैंड एक्स बहुत घटिया था और सिलास को एल्क को मारने से पहले कई ठोस वार करने पड़े। इसका एक कारण ये था कि यह आधी विकसित अवस्था में था, लेकिन जैसा कि सिलास ने पहले ही निष्कर्ष निकाला था, संविधान एल्क का मजबूत बिंदु नहीं था। हालांकि ये तीक्ष्ण सींग एक बेहतर माध्यम था, फिर भी ये सिलास का लक्ष्य नहीं था। नीचे झुकते हुए सिलास ने एल्क के पैर के चारों ओर सावधानी से नक्काशी शुरू करने के लिए तीक्ष्ण सिरे का उपयोग करने से पहले ब्लेड ऑरा को फिर से चैनल किया। उसका लक्ष्य मानव फिमर के बराबर एल्क था। फिमर शरीर की सबसे मजबूत हड्डी थी और हालांकि सिलास एल्क के विशेषज्ञ नहीं थे, उन्होंने मान लिया कि यहाँ भी कुछ अच्छा क्रॉसओवर है। अगर यह हड्डी एल्क के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी नहीं होती तो यह उससे बहुत दूर नहीं होती। सिलास को अचानक थकान महसूस हुई, लेकिन उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। यह मान लेना मूर्खता होगी कि वह बिना किसी परिणाम के अनिश्चित काल तक ब्लेड ऑरा का उपयोग कर सकता है। फिर भी वह पहले ही सफल हो चुका था। अपनी उच्च निपुणता का उपयोग करते हुए उसने एल्क की पिछली कूल्हे की हड्डियों के आसपास के नर्म मांस को निशाना बनाया और उसका एक पैर ले लिया। फिर उसने उसे अपने कंधे पर खींच लिया और एल्क के मूल क्षेत्र में वापस भाग गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसने एक और समस्या के बारे में सोचा जिसका वह सामना कर रहा था, खून। दिन के दौरान वह किसी भी मांसाहारी जीव से नहीं मिला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई नहीं था। एल्क की मौत उन्हें आकर्षित कर सकती थी और जो पैर उसने अभी अभी काटा था वह न केवल भारी था, बल्कि यह उसे अन्य तरीकों से भी बोझ ला सकता था। उसे तेज होना होगा। अध्याय 12 ब्लेड ऑरा। सिलास एल्क के इलाके के केंद्र में लौट आया। उसे एड्रेनालाइन से भरी स्थिति के बीच भी उसने अपना सिर नहीं खोया था और उसने ध्यान से देखा कि एल्क कहाँ भाग रहा था। दिन भर एल्क का पीछा करते हुए उसने ब्लेड ऑरा के बारे में बहुत कुछ सीखा था। ये सब सरल था। वह इसे एक बार में केवल 1 मिनट ही इस्तेमाल कर सकता था, उसके बाद उसे 10 मिनट आराम की ज़रूरत होती थी। वह इसे अपने शरीर पर सीधे नहीं लगा सकता था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। हालांकि उसने ये देखने के लिए खुद पर दबाव नहीं डाला कि क्या इससे स्थायी संरचनात्मक क्षति होगी, लेकिन जब उसने इसे एक पत्ते पर आजमाया तो वह सिकुड़ गया और मूल रूप से जलकर राख हो गया। इससे उसे यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि एक निश्चित स्तर की हलचल चल रही थी जिसे जैविक पदार्थ संभाल नहीं सकता था, और ये विशेष रूप से उच्च जल सामग्री वाले जैविक पदार्थ के लिए था। इसके अलावा ब्लेड ऑरा के खत्म होने का एहसास वैसा ही था जैसा उसे हाफ मैराथन के अंत में महसूस हुआ था। उसकी सांस फूल रही थी, उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसे लगा कि उसे बहुत देर तक आराम करना चाहिए। हालांकि हाफ मैराथन के अंत के विपरीत वह बहुत तेजी से ठीक हो गया। सिलास की स्टेज स्क्रीन पर सहनशक्ति का कोई आंकड़ा नहीं था, लेकिन उसका अनुमान था कि सहनशक्ति संविधान में शामिल है। उसे लगा कि वह एक अच्छा लंबी दूरी का एथलीट है, लेकिन ये प्रणाली उस विश्लेषण को स्वीकार नहीं करती थी। हालांकि ये समझे बिना बताना मुश्किल था कि दूसरों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। सिलास ने धैर्यपूर्वक 10 मिनट तक इंतजार किया और फिर से कोशिश की। उसे बार बार इस दोहराव वाले चक्र से गुजरने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा, इससे पहले कि वह आखिरकार एल्क की फिमर को काटने में सफल हो पाता। ये सिर्फ पैर काटने से कहीं ज़्यादा जटिल प्रक्रिया थी। सिलास ने भौहें सिकोड़ी। मैंने गलत अनुमान लगाया। पब फ्यूचर के विज्ञापन। हड्डी के वजन को देखते हुए ये 10 पाउंड से ज़्यादा थी। ये तलवार से भी भारी था और ठीक उसी तरह का बोझ था जिसे सिलास ढोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। किसी खतरनाक स्थिति में यह पहली चीज होगी जिसे वह छोड़ देगा, और यह एक अच्छे हथियार की पहचान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार यह स्थिति उसे परेशान कर रही थी। वह आमतौर पर इस तरह की किसी चीज को अनदेखा नहीं करता। अब वह गंदा था, खून से लथपथ था जो शायद अपने आप में एक टाइम बम था, और उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। नहीं, यह अभी भी बचाया जा सकता है। रात ज़्यादा नहीं बची थी और सिलास को खुद को कम से कम 4 घंटे की नींद देनी थी। यह उसकी न्यूनतम आवश्यकता थी। उसे आगे बढ़ने के लिए एक नया रास्ता खोजना था। उसने पैर की टेंडन को बाहर निकाला और उन्हें सूखने के लिए पास के एक पेड़ की शाखा पर रख दिया। उसे बस उम्मीद थी कि नमी उस मौके को पूरी तरह से बर्बाद नहीं करेगी। फिर वह फिमर को एक पत्थर पर ले आया। जब हड्डी में से पानी पूरी तरह से निकल न गया हो तो उसे पीसना एक दुष्स्वप्न था। सिलास को यह जानने के लिए जंगल में घूमने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उसके ब्लेड ऑरा की खासियत यहाँ काम आ सकती है। सिलास ने शर्त लगाई कि अगर वह हड्डी पर ब्लेड ऑरा का इस्तेमाल करता है तो वह इसकी नमी को तेजी से वाष्पित कर सकता है और इसी तरह अंदर की मज्जा को भी निकाल सकता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने दिन में पहले जलाकर राख कर दिया था।
हड्डी मोटी थी, अगर यह सूखी होती तो वह शायद इसे 2 भागों में विभाजित कर सकता था और इसे ज़्यादा आसानी से तेज कर सकता था। इसके अलावा अगर इसकी नमी खत्म हो जाती तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि यह अब इतनी भारी नहीं होगी। दुर्भाग्य से वह इसका इस्तेमाल टैंडन को सुखाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए नहीं कर सका। टैंडन उसके हाथ की तरह ही थे जो पूरी तरह से मांस से बने थे। ये निष्कर्ष सिलास के दिमाग में नदी की तरह बह रहे थे। उसे ज़्यादा शांति महसूस हुई और उसकी चिंताएं दूर हो गईं। 1 और घंटा बीत गया और सिलास ने गहरी सांस ली। वह सफल हो गया था। 10 पाउंड की एक हड्डी से, जो बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं होती, अब उसके पास 2 अलग अलग हिस्से थे जिनका वजन लगभग 3 पाउंड था। प्रत्येक आधा हिस्सा लगभग 3/4 मीटर लंबा था और उनकी चौड़ाई में एक वक्र था। चून की हड्डियां स्पष्ट रूप से खोखली थीं, इसलिए यह एक अपेक्षित परिणाम था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्लेड ऑरा की बदौलत वे पूरी तरह से सूखी थीं, जिससे वह पास के पत्थर का उपयोग करके उन्हें एक बिंदु पर तेज कर सकता था। हालांकि उन्हें वास्तव में भले नहीं कहा जा सकता था, लेकिन लंबी लंबाई ने उसे कुछ अतिरिक्त छूट दी होगी। कुछ सोचने के बाद सिलास ने एक को सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर से जंगल में भाग गया। उसकी आंखें तेज थीं। अभी भी समय था। उसने खुद को एक अतिरिक्त घंटा दिया और उसका लक्ष्य स्पष्ट था, लक्ष्य के लिए एक और सोए हुए जानवर को ढूंढना। सिलास इस मामले के बारे में काफ़ी समय से सोच रहा था और उसे लगा कि यह असंभव है कि वह इस खामी से लाभ उठाता रहे। यदि आप दिन में छिप सकते हैं और रात में सोते हुए जानवरों को निशाना बना सकते हैं, तो उसे विश्वास नहीं था कि उसके दादा इसे इतना खतरनाक प्रयास बताएंगे। तब उसे एहसास हुआ कि यह रात एक बार का मौका हो सकता है। कितने लोग एक पूरे दिन एक एल्क का पीछा करेंगे और यहाँ तक कि उसके सो जाने का इंतजार भी करेंगे जैसे उसने किया था। ज़्यादातर मामलों में मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाकर खुद सो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत समय बिताया है। पहले दिन खुद को ढालने और आश्रय खोजने में लगे हुए थे। इसके अलावा रात में वर्षावन में घूमना लगभग असंभव था। चांदनी कम थी और आप मुश्किल से अपने से कुछ मीटर आगे देख सकते थे। कोई भी इस वातावरण में इधर उधर भागना पसंद नहीं करेगा, लेकिन यही कारण था कि सिलास को भागना पड़ा। ये ठीक इसी अंधेरे में था कि एथर के उतरने को देखना संभव होगा। उसे यह अच्छी तरह याद था। इसका रंग थोड़ा नीला था, जो चांद की चांदी जैसी रोशनी से अलग था। ये सूक्ष्म था, लेकिन फिर भी यह इस अंधेरे जंगल में कुछ हद तक अलग दिख रहा था। अभी वह अपनी किस्मत पर भरोसा कर रहा था। नहीं, ये किस्मत नहीं थी। इस आकार के जंगल में वन्यजीवों की सांद्रता असाधारण होनी चाहिए। जैसी कि उम्मीद थी, एथर का झरना खोजने में सिलास को 10 मिनट भी नहीं लगे। हालांकि इसने उसे जमने पर मजबूर कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टाइटेनोबोआ F। स्तर 0, शारीरिक 21, मानसिक 0, इच्छाशक्ति 6। अध्याय 13 पता लगाएं। एक अजगर जो सदियों से विलुप्त था, पेड़ों पर ऊंचा लटका हुआ था। इसका 12 मीटर लंबा शरीर बार बार घूम रहा था, इतना भारी वजन लिए हुए कि ऐसा लग रहा था कि पेड़ उसे संभाले हुए है। सिलास ने अभी अभी सोचा था कि उसने इस क्षेत्र में एक भी मांसाहारी जानवर नहीं देखा है, लेकिन उसे अपने मूल स्थान से कुछ ही मिनटों की दूरी पर एक और जानवर मिला। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह निर्णायक रूप से वहां से चला गया। यह ऐसा प्राणी नहीं था जिससे वह उलझना चाहता था। एक शोधकर्ता के रूप में वह ज्यादातर जहरीले सांपों के साथ काम करता था और शायद ही कभी इस तरह के संकुचित सांपों के साथ। हालांकि उसके मन में उनके लिए उतना ही स्वस्थ सम्मान था जितना कि पहले वाले के मन में था। ये सबसे खराब तरह का विलुप्त प्राणी था जो उसे मिल सकता था, शायद डायनासोर के अलावा। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि उस आकार के अजगर बहुत धीमे थे, लेकिन तथ्य यह है कि इसकी शारीरिक क्षमता इतनी अधिक थी, जबकि गति और निपुणता संभवतः कम थी। इसका मतलब था कि इसकी ताकत और संविधान चार्ट से बाहर होना चाहिए। यह आंशिक रूप से एथर के कारण था, सिलास को यकीन था, लेकिन इसका विकास अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सिलास ने खुद को नोट किया कि उसकी स्काउटिंग क्षमताएं परिपूर्ण नहीं थीं। वह इंसान था और वह केवल अपनी आंखों का उपयोग कर सकता था। वह अकेला प्राणी नहीं था जो पर्यावरण में घुल मिल सकता था, और निश्चित रूप से वह ऐसा करने के लिए सबसे खराब था। जल्द ही सिलास को एथर का एक और झरना मिला। लाल लोमड़ी F। स्तर 0, शारीरिक 17, मानसिक 0। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विल 1। लाल लोमड़ी को ज्यादातर रात में सक्रिय होना चाहिए, लेकिन ये सोती है। यह एथर के बारे में मेरे सिद्धांत के लिए एक प्लस है। उच्च शारीरिक स्थिति ने सिलास को चौंका दिया, लेकिन इस बिंदु पर उसने काफी हद तक पुष्टि कर ली थी कि यह एथर का लाभ था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ये जीव और भी मजबूत होते गए। कल तक वह अलौकिक स्तर के जानवरों से घिरा होगा और उसके बचने की संभावना केवल कम होती जाएगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्र के चारों ओर सावधानी से जांच की जाए कि टाइटेनोबोआ जैसे कोई अन्य छिपे हुए खतरे तो नहीं हैं। फिर वह कार्रवाई में फट गया।
उसने फिमर भाला ऊपर उठाया, ब्लेड आभा को सक्रिय किया और नीचे वार करने की तैयारी की। लेकिन फिर उसका दिल धड़कना बंद हो गया। समय धीमा लग रहा था। पहली चीज जो उसने देखी वह लाल लोमड़ी के हिलते हुए कान थे। जैसे जैसे सिलास की स्टील जैसी हरी आंखें रात में दौड़ती गईं, उन्होंने हर विवरण को पकड़ लिया। हर एक चीज पिछले से ज्यादा उसके होश उड़ा रही थी। पहले उसके कान हिले, फिर उसकी दुम हिली, और जब तक सिलास उसके ऊपर आया वह अपने पैरों पर उछलकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। एक और गलती। सिलास खुद पर कठोर हो रहा था, लेकिन वह हमेशा ऐसा ही करता था। फिर भी उसने नीचे की ओर बढ़ते हुए न तो गति कम की और न ही संकोच किया। लोमड़ी का शरीर धुंधला हो गया, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि सिलास की आंखें अंधेरे में लगभग नहीं देख पा रही थीं। लेकिन फिर भी उसे लगा कि कुछ जुड़ रहा है। लोमड़ी की चीख निकली क्योंकि उसके सामने के बाएं कंधे पर एक गहरा घाव हो गया था। सिलास को लगा कि वह तुरंत भाग जाना चाहती है। अपनी इच्छाशक्ति को याद करते हुए सिलास ने 2 और 2 जोड़कर महसूस किया कि यह इन प्राणियों की प्रवृत्ति को बताने का एक तरीका भी हो सकता है। इस डरपोकपन से सिलास को ही फायदा हुआ। पब फ्यूचर के विज्ञापन। लाल लोमड़ी भागने की कोशिश में मुड़ी, लेकिन उसके घायल अगले पैर ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह लड़खड़ा गई। बिल्कुल वही जिसका सिलास को इंतजार था। उसने फिर से फिमर भला उठाया और उसे नीचे गिरा दिया, इस बार सीधे लाल लोमड़ी की रीढ़ के आर पार। फिर से चीख गूंजी, लेकिन वह जमीन पर दबा हुआ था और उसकी ताकत तेजी से उसके शरीर से निकल रही थी। सिलास पीछे हट गया। अपनी रीढ़ की हड्डी के क्षतिग्रस्त होने के कारण लोमड़ी भाग नहीं सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किसी तरह से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकती थी। पछताने से बेहतर था कि सुरक्षित रहें। उसने देखा कि लाल लोमड़ी ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी हरी पुतलियां मौत के भयानक गोले की तरह अंधेरे में तैर रही थीं। आगे बढ़ते हुए उसने लाल लोमड़ी पर हाथ रखा। रेड फॉक्स जीन का पता चला। खंडित जीन, निपुणता F। समावेश का प्रयास, हाँ नहीं। सिलास ने आत्मसात स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि चूंकि यह एक निपुणता जीन था तो इसका मतलब यह भी होगा कि उसका शीर्षक सक्रिय हो जाएगा। अब तक निपुणता उसके लिए काफ़ी उपयोगी रही थी और यह सूक्ष्म तरीकों से प्रकट हुई। जितना अधिक उसने इन आंकड़ों के बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि उनके पास कई परतें हैं। चौड़े कूल्हे, बड़े रहस्य, वे वास्तव में महिलाओं के बारे में क्या बताते हैं? जब सेलेब्स ने स्टाइल जोखिम उठाया और इसे हासिल किया। कौन सा सांप बड़ा है, टाइटेनोबोआ या एनाकोंडा? उदाहरण के लिए, अभी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह फिमर भाले को ठीक उसी जगह ले जाने में कामयाब रहा जहां वह उसे ले जाना चाहता था। उस जल्दबाजी वाले पल में किसी और की सटीकता में कमी हो सकती है। जैसा कि अपेक्षित था, सिलास ने महसूस किया कि उसका शीर्षक प्रभावी हुआ और उसे अपनी सफलता में 10% की वृद्धि मिली। जीन आत्मसात शुरू हो रहा है। जीन आत्मसात ट्रिगर। सिलास ने महसूस किया कि उसका शरीर आराम करने से पहले एक पल के लिए अकड़ गया। जीन आत्मसात सफल। कोई आश्चर्य नहीं कि एक विकल्प है। अगर मैं बुरे समय पर इस तरह से अकड़ गया तो मैं मर सकता हूं। यह संभावना है कि जीन जितना अधिक दखल देने वाला होगा उतना ही बुरा होगा वह अनुभव होगा। सिलास ने एक सांस छोड़ी। वह सफल हो सकता था, लेकिन वह लोमड़ी के जागने के बारे में नहीं भूला था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसे नहीं लगा कि यह संयोग था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोमड़ी के पास कोई विशेष क्षमता थी, हालांकि यह एक छोटी सी संभावना थी। सिलास यह मानने के लिए अधिक इच्छुक था कि वह चौंक कर जाग गई थी, शायद एथन ने ही। शायद इस खामी का फायदा उठाना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। पता लगाने का केवल एक ही तरीका है। सिलास फिर से शिकार पर गया, लेकिन इस बार वह लाल लोमड़ी के समान एक और प्राणी की तलाश में था। अधिमानतः छोटा और कमजोर, ऐसी क्षमताओं के साथ जो गति या निपुणता की ओर अधिक झुकी हुई हों। लाल लोमड़ी F। स्तर 0, शारीरिक 18, मानसिक 0, इच्छा शक्ति 2। सिलास एक पेड़ के पीछे छिप गया और सबसे पहले उसने एक पत्थर फेंका। ये पत्थर लाल लोमड़ी के कानों के ठीक ऊपर जाकर गिरा। अध्याय 14 जुआ। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सिलास ने एक और पत्थर तैयार किया। इस बार उसने इसे उसी तरह फेंका जिससे ये लाल लोमड़ी के सिर के ठीक ऊपर से उड़ गया। हालांकि उसने इससे बहुत अधिक शक्ति ले ली। पत्थर लाल लोमड़ी से सिर्फ 1 या 2 मीटर दूर गिरा और नर्म घास में जा गिरा। इसने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, जैसे कि यह अपने सपनों में बहुत खोया हुआ था। क्या ये वास्तव में मेरी वजह से है? उस पत्थर की आवाज़ उसके कदमों की आवाज़ से ज़्यादा धीमी नहीं थी। कुछ और सोचने के बाद सिलास ने एक बड़ा पत्थर उठाया जो लगभग 2 इंच चौड़ा था। उसने इसे फिर से फेंका, लेकिन इस बार उस पेड़ पर जो समाशोधन के विपरीत दिशा में था, जहां लाल लोमड़ी सो रही थी। एक बार फिर इसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं समझ गया। निश्चित रूप से बताने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि वह खुद आगे न बढ़े, लेकिन यह वैसा ही हुआ जैसा उसे डर था। जानवर विशेष रूप से उसकी उपस्थिति से चौंक गया।
ऐसा होना चाहिए कि आयरिश एल्क ने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की क्योंकि उसने अभी अभी अपना विकास शुरू किया था। उसे यकीन नहीं था, वह एल्क के जागने से पहले ही उस पर हमला करने में कामयाब हो गया था, लेकिन ये लोमड़ियाँ। एक जुआ। एक बार फिर, जैसे ही उसने चुनाव किया, उसने काम किया। वह समाशोधन में घुस गया। जैसे ही उसने फिमर शॉट भला उठाया, उसके शरीर में एड्रेनालाइन का संचार हुआ। जैसे ही वह 3 मीटर के भीतर पहुंचा, उसने फिर से सब कुछ महसूस किया। कानों का हिलना, पूंछ का हिलना। लेकिन इस बार ये सब थोड़ा तेज था। फिर भी, जबकि इस लाल लोमड़ी के आंकड़े बेहतर थे, सिलास कहीं ज्यादा तैयार था। उसने अपने बाएं हाथ से जितना हो सके पत्थर फेंका। जब तक वह याद रख सकता था, वह अपने बाएं और दाएं हाथ का एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने में सक्षम था, और इस समय ये काम आया। ये चट्टान आसानी से 4 इंच व्यास की थी और इसमें बहुत अधिक वजन था। ये लाल लोमड़ी के सिर पर गिर गई जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रही थी। लोमड़ी की स्पिन में सिर्फ आधे माप की देरी हुई, जिससे सिलास को फिमर के छोटे भाले से नीचे वार करने का समय मिल गया। ये सब बहुत ही बढ़िया तरीके से बिछा हुआ था। दुर्भाग्य से, सिलास जल्दी ही सीख रहा था कि इस दुनिया में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। लोमड़ी के बाल अचानक खड़े हो गए और उसका शरीर कांपने लगा। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे उसे सर्दी का बुखार हो गया हो। सिलास का छोटा भाला नीचे की ओर गिरा और हवा के अलावा कुछ नहीं लगा। लाल लोमड़ी उसके बीच से गुजरती हुई सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर दिखाई दी। सिलास, जिसने अपना पूरा जीवन तार्किक अनुमान पर आधारित किया था, उसे लगा जैसे उसकी इंद्रियां शॉर्ट सर्किट हो गई हों। अभी क्या हुआ? लोमड़ी ने सिलास की ओर अपने दांत दिखाते हुए लगभग बिल्ली जैसी दहाड़ लगाए। तेजी से हरकत करते हुए सिलास ने छोटे भाले को नर्म घास से बाहर निकाला। उसके दूसरे हाथ ने एल्कैंटलर का टुकड़ा निकाला और उसे कसकर पकड़ते हुए लोमड़ी का सामना किया। अच्छी खबर, उसने पुष्टि की थी कि यह सिस्टम उसे अब आसानी से शिकार नहीं करने देगा। पिछली बार लोमड़ी के प्रतिक्रिया करने से पहले वह 2 मीटर के भीतर था। इस बार ये 3 पर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे ये विकास जारी रहे, उसने शर्त लगाई कि सीमा केवल बढ़ेगी और वह और अधिक असहाय होता जाएगा। बुरी खबर, जैसे कि अच्छी खबर में पर्याप्त गुस्सा नहीं था, अब उसे बिना किसी चाल के इस जानवर का सामना करना पड़ा। ओह, और उसके ब्लेड ऑरा का टाइमर पहले से ही चल रहा था। सिलास अपनी सांस की लय को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। उसके नंगे पैरों के नीचे घास की चरमराहट और ठंडी हवा की हल्की सरसराहट 100 गुना बढ़ गई। उसका हमेशा स्थिर और शांत रहने वाला दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके शरीर में खून का बहाव तेज हो गया और उसकी त्वचा लाल हो गई। वह पूरी तरह से सतर्क था, उसके छोटे छोटे बालों में झुनझुनी हो रही थी और उसकी त्वचा में रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक किसी ठंडी झील में गिर गया हो। जब वह लाल लोमड़ी के चारों ओर घूम रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वह भी हमला करने में हिचकिचा रही थी। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह भागने और सिलास का गला काटने के लिए आगे बढ़ने के बीच झिझक रही हो। उस पल सिलास को उस पहली लोमड़ी की कायरता याद आ गई जो उसके सामने आई थी। उसने वापस लड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। इस लोमड़ी की इच्छाशक्ति थोड़ी मजबूत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह कायरता उसकी हड्डियों में समा गई थी। जिस क्षण सिलास ने यह अनुमान लगाया, उसे एहसास हुआ कि उसे पहल करने की जरूरत है। उसने अपनी बाहें फैलाईं और हमला करने के लिए अपने सबसे जरूरी अंगों को दिखाया, जैसे वह लाल लोमड़ी की ओर बढ़ा हो। छोटा जीव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि सिलास उससे कितना बड़ा है। लोमड़ी अपने पंजों से लेकर कंधों तक आधा मीटर भी नहीं थी, उसके शरीर की कुल लंबाई 1 मीटर भी नहीं थी। सिलास की तुलना में, जो 6 फीट से भी ज्यादा लंबा था, वह वाकई बहुत छोटा था। सिलास का दृष्टिकोण तुलना से परे अशिष्ट ही कहा जा सकता है। उसने अपनी भुजाओं से लाल लोमड़ी का ध्यान भटकाया, उन्हें बाहर की ओर लहराया और अपनी हड्डियों के हथियारों की जोड़ी को चमकाया। फिर उस अंतिम क्षण में उसके पैर चमके। लाल लोमड़ी की आंखें हड्डियों के हथियारों के बीच घूम रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वह नहीं देख पा रही थी। बर्फ के टुकड़े से उसका पैर जबड़े में घुस गया। सिलास का जबड़ा मुड़ गया। उसे सामान्य मार्शल आर्ट की अच्छी समझ थी, लेकिन नंगे पैर किसी चीज पर लात मारना उसके लिए किसी भी तरह से आसान नहीं था। लाल लोमड़ी ने चीख मारी। पहले एक पत्थर उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से पर लगा था, और अब उससे 20 गुना ज्यादा भारी किसी चीज की जोरदार लात ने उसे उड़ा दिया था। उसे इसके दुष्परिणामों का एहसास कैसे नहीं हो सकता था। अध्याय 15-10। जैसा कि सिलास ने उम्मीद की थी, लाल लोमड़ी की शारीरिक क्षमता केवल उसके मुख्य गुण निपुणता के कारण इतनी अधिक थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इससे पहले उसने जो अजीबोगरीब हरकतें की थीं, वह ऐसी नहीं थी जिसका वह लगातार इस्तेमाल कर सके। शायद उसकी गति भी अच्छी थी, लेकिन चपलता निश्चित रूप से उसका मजबूत पक्ष होगी, शायद त्वरण भी। जितना अधिक सिलास ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह आंकड़ा प्रणाली पर्याप्त व्यापक नहीं थी। इसमें और भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन इनमें से किसी भी विचार ने उसकी हरकतों को धीमा नहीं किया।
वह लाल लोमड़ी के पीछे भागा जो घास पर लुढ़क रही थी और बहुत दूर जाने से पहले ही पास के एक पेड़ से जा टकराए। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की लेकिन पेड़ से टकराने के कारण उसकी टाइमिंग गड़बड़ा गई और ठीक उसी समय सिलास ने हमला कर दिया। उसने अपने छोटे भाले से फिमर को छेद दिया। तभी लाल लोमड़ी ने कुछ ऐसा किया जो सिलास की गणना से बाहर था। इसकी पूंछ पेड़ से टकराई जिससे इसे तेजी से बचने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संतुलन मिला। सिलास का छोटा भाला उसके कान से बमुश्किल टकराया जिससे खून बहने लगा और वह लगभग 2 टुकड़ों में कट गया। लोमड़ी पीछे की ओर कूदी और सिलास के सिर पर सीधे कूदने से पहले गुस्से में चीखी। इसकी चपलता सामान्य ज्ञान से परे थी। सिलास ने पहले वार से अपना हाथ भी वापस नहीं लिया था। उसका शरीर असंतुलित था और एकमात्र राहत की बात यह थी कि लोमड़ी एक संकीर्ण कोण से उसके शरीर का सामना कर रही थी। सिलास ने खुद को रास्ते से हटाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की लेकिन वह लोमड़ी जितना फुर्तीला नहीं था। कम से कम उसकी खुद की निपुणता सटीकता और नियंत्रण पर अधिक केंद्रित थी। लोमड़ी ने उसके कंधे पर काट लिया, गुस्से में अपने दांतों से उसे फाड़ दिया। दर्द का झटका सिलास के शरीर में फैल गया और उसका दिमाग खाली हो गया। अपने जीवन में उसने कभी हड्डी नहीं तोड़ी थी, उसे कभी कोई गंभीर घाव नहीं हुआ था, वह कभी भी मौत के करीब भी नहीं पहुंचा था, यहाँ तक कि उसने जितने भी दुर्लभ सांपों के साथ काम किया था उसके बावजूद भी यह उसके जीवन में अनुभव किया गया सबसे बुरा दर्द कहा जा सकता है। और यह एक छोटे से जीव से आया था जिसका मुंह इतना छोटा था कि वह उसके अपेक्षाकृत दुबले कंधे को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि काटने के निशान भी मुश्किल से 2 सेंटीमीटर गहरे थे। जैसे जैसे समय उसके इर्द गिर्द धीमा होता गया उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ने लगी। यह एक भाग अपमान था, दूसरा भाग वास्तविकता की जांच और अंतिम भाग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उत्साह। उसका उल्टा हाथ अचानक सींग के ब्लेड से चमक उठा। उसका ब्लेड और बस 0 पर पहुंचने वाला था लेकिन अभी भी लोमड़ी की आंख के सॉकेट में घुसने के लिए पर्याप्त बचा था। लाल लोमड़ी घबराहट में मुक्त हो गई लेकिन वह जमीन पर गिरते ही चकमा नहीं दे सकी। सिलास ने अपनी घायल भुजा उठाई और लाल लोमड़ी के गले में छोटा भाला घुसा दिया। उसकी ब्लेड आभा बुझ गई और थकान की लहर ने उसे जकड़ लिया। वह गहरी सांसें लेता रहा, अपने कंधे पर खून के साथ खड़ा रहा। उसकी धड़कन अब शांत नहीं थी, उसकी छाती में ढोल की तरह धड़क रही थी। हर पंप उसके कंधे से और अधिक रक्त को बाहर निकाल रहा था और उसकी हड्डियों में गूंज रहा था। उसे शांत होने में बहुत समय लगा। आखिर वह जल्दबाजी क्या थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाल लोमड़ी। जीन का पता चला। खंडित जीन। निपुणता F। समावेश का प्रयास हाँ नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिलास खुद को पूरी तरह से नहीं भूला था। वह यहाँ लंबे समय तक नहीं रह सकता था। उसे इस बात की थोड़ी चिंता थी कि कहीं उस लोमड़ी को रेबीज तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह मुसीबत में पड़ जाता, लेकिन उसे लगा कि उसे सुरक्षित रहना चाहिए जब तक कि यह सिस्टम वायरस भी पैदा न कर दे। इन सभी विलुप्त जीवों के अचानक वापस आने के लिए उन्हें किसी अज्ञात विधि से पुनः बनाया जाना चाहिए था, शायद क्लोनिंग की एक बहुत ही उन्नत विधि जो पृथ्वी के लोगों के पास उपलब्ध नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उस स्थिति में जब तक कि वे अनावश्यक रूप से क्रूर न हो, वायरस को उसके साथ जारी करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। यह नए वायरस को अपने आप प्रकट होने से नहीं रोकेगा, लेकिन वह कम से कम यह उम्मीद कर सकता था कि वह इतना बदकिस्मत नहीं होगा। जीन आत्मसात शुरू हो रहा है। जीन आत्मसात ट्रिगर। सिलास ने महसूस किया कि उसका शीर्षक एक बार फिर सक्रिय हो गया। जीन आत्मसात सफल। जीन प्रतिभा का पता चला। अचानक विस्फोट को अनलॉक करने के लिए 10 खंडित निपुणता F का व्यापार करें। हाँ नहीं। सिलास की भौहें ऊपर उठ गईं। उसने इतनी जल्दी ऐसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह केवल नहीं चुन सकता था। उसके पास कुल 10 जीन टुकड़े नहीं थे। इस विशेष प्रकार के 10 तो दूर की बात है, ये निगलना भी एक कठिन गोली होगी, भले ही उसके पास अवसर हो। आखिरकार 10 जीन टुकड़े खोने का मतलब इसके साथ आने वाले सभी स्टेट बूस्ट को खोना भी होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाम सिलास ग्रिमब्लेड। प्रजाति मानव F। संबद्धता ग्रिमब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक धैर्यवान शिकारी। ये विशालकाय सांप आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देंगे। चौड़े कूल्हे, बड़े रहस्य। वे महिलाओं के बारे में वास्तव में क्या बताते हैं? कार्दशियन की लड़ाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शारीरिक 8। ग्रेटर दैन ताकत 5। ग्रेटर दैन संरचना 5। ग्रेटर दैन निपुणता 13। ग्रेटर दैन गति 8। मानसिक 6। ग्रेटर दैन बुद्धि 5। ग्रेटर दैन बुद्धि 10। ग्रेटर दैन करिश्मा 2। इच्छा शक्ति 11। भाग्य 1। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीन अवस्था नर्म। फ्रामिश्रित जीन ग्रिमब्लेड वंश F2। निपुणता F। जीन प्रतिभा ब्लेड आभा उत्परिवर्तित कमजोर अचानक विस्फोट निष्क्रिय F। प्रत्येक खंडित निपुणता जीन ने उसे उसकी निपुणता के आंकड़े में जोड़ दिया था।
यदि वह अचानक विस्फोट को जगाना चाहता था तो उसे वह सब छोड़ना होगा। वह भाग्यशाली था, उसे लगातार 2 सफलताएं मिलीं, लेकिन एल्क की विफलता अभी भी उसके सिर पर मंडरा रही थी। शायद फिर से इतनी आसानी से एल्क को मारने का इतना अच्छा मौका नहीं होगा। लाल लोमड़ियों के विपरीत एल्क ने उसे पछाड़ दिया। यदि वह अभी लाल लोमड़ी की तरह किसी एल्क द्वारा पकड़ा जाता तो कुछ उतले घावों के बजाय ये सबसे अच्छी स्थिति में टूटी हुई हड्डियां होतीं। इस वातावरण में वह इतनी विनाशकारी चोटों का जोखिम नहीं उठा सकता था। अच्छी खबर यह थी कि उनके दादा के अनुसार उनके अंदर एथर की मौजूदगी से ही घाव बहुत जल्दी भर जाते थे। एक चोट जिसे ठीक होने में आमतौर पर हफ्तों लग जाते थे, अब शायद कुछ ही दिन लगें। फिर भी वे कुछ दिन अभी उनके लिए बहुत कीमती थे। उनकी सॉफ्ट जीन अवस्था जल्द ही खत्म हो जाएगी। अध्याय 16 विकल्प। मुझे छोटे जानवरों को निशाना बनाना है जो मेरे शरीर के वजन का अधिकतम 10% और अधिकतम 50% हो। जब तक मेरे पास बहुत अधिक खतरनाक जीवों से लड़ने की ताकत नहीं होगी, मुझे उन जानवरों से ही निपटना होगा जिनसे मैं आराम से निपट सकता हूं, भले ही मेरे पास कोई ईथर या अतिरिक्त जीन न हो। सिलास ने अपना अभिमान त्याग दिया और महसूस किया कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो वह कोई बड़ा शिकारी नहीं बन सकता। अगर वह जीन प्राप्त करने के अपने रास्ते में कीड़े खा सकता है तो वह ऐसा करेगा। लेकिन उसने भोजन के लिए एल्क का पीछा करते हुए कुछ कीड़े मारे थे और कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने मान लिया कि सिस्टम में किसी तरह की न्यूनतम आकार की आवश्यकता है, या वह गलत तरह के कीड़ों को निशाना बना रहा है। उसके अहंकार को झटका लगने के अलावा कुछ अच्छी खबर भी थी। एक बात यह है कि उसने जिन 2 लाल लोमड़ियों को मारा था उनकी लाशें एल्क की तुलना में बहुत अधिक प्रबंधनीय थीं। अगर वह अपने ब्लेड ऑरा का उपयोग करके उसके एक छोटे से हिस्से को निशाना बनाता तो वह आग लगाए बिना उन्हें पका भी सकता था। दादाजी ने कहा कि मुझे भी जल्द ही एक कालकोठरी की तलाश करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके 20 भौतिक तक पहुंचो और एक कालकोठरी में प्रवेश करो। इस गैमिफाइड दुनिया में जीन के अलावा आइटम और खजाने हासिल करने के केवल 2 तरीके थे। पहला था स्पॉन किए गए शहरों से चोरी करना और दूसरा था कालकोठरी। ये स्पॉन किए गए शहर सिस्टम शहरों से अलग थे जो परीक्षण अवधि समाप्त होने के बाद दिखाई देंगे। वे उन लोगों के लिए बनाई गई चुनौतियां थीं जिन्होंने कॉमन सिटी स्टेल को चुना था। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं था जो कहता हो कि सिलास बिना सिटी स्टेल के भी किसी पर हमला नहीं कर सकता, बस इतना है कि अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता तो उसे मौत की इच्छा होती। दूसरी और अधिक प्रबंधनीय चुनौती कालकोठरी थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वे आसान थे, बल्कि यह कि चर को कसकर नियंत्रित किया गया था। दुर्भाग्य से कालकोठरी में प्रवेश करना जितना आसान था उतना करना नहीं था। उनके दादाजी के अनुसार कालकोठरी से एथर की घनी सांद्रता निकलती थी। इसके कारण अधिक शक्तिशाली जीव इसके चारों ओर झुंड बनाकर रहते थे, भले ही वे अंदर प्रवेश न कर सकें। 20 शारीरिक क्षमता केवल इस पर नजर डालने के लिए ही जरूरी थी, न कि प्रवेश करने के लिए न्यूनतम। सिलास ने सांस ली। सो जाओ। वह हल्की सी जॉगिंग करने लगा और एल्क के इलाके में वापस जाने के लिए एक ज्यादा घुमावदार रास्ता अपना लिया। उसे एक पेड़ से लटकी हुई एक प्राकृतिक लौकी मिली और उसने उसे तोड़ दिया। फिर वह एक जानी पहचानी झील के इलाके में पहुंच गया। पब फ्यूचर के विज्ञापन। लौकी को कंटेनर की तरह इस्तेमाल करने से पहले उसे सावधानी से सुखाकर लंबे समय तक तैयार करने की ज़रूरत होती है, लेकिन सिलास के पास इसके लिए एक सुविधाजनक शॉर्टकट था। इस समय ब्लेड ऑरा वास्तविक युद्ध की तुलना में विविध मामलों के लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी लगा। यह एकमात्र सुविधाजनक समय होगा जब वह इस झील में आ सकेगा, इसलिए उसे इसका फ़ायदा उठाना होगा। सिलास जम गया। उसने नीचे साफ पानी को देखा और जो कुछ वह देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उस गंदे प्रतिबिंब के अलावा जो उसे वापस देख रहा था, उससे परे अंदर की गहराई में ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो ईथर की घनी नाड़ी को विकीर्ण कर रहा है। यह एक कालकोठरी थी, सिलास को यकीन था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है। अगर कालकोठरी पानी में होती तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि सभी सबसे शक्तिशाली जानवर अपने विकास के पूरा होने के बाद यहाँ झुंड में आते? भले ही वह नदी के नीचे चला जाता, क्योंकि उसने अपने दादा से जो सीखा था उसके कारण वह जानता था कि यह बेकार होगा। इस स्तर के ईथर को पंप किए जाने के साथ ये निश्चित रूप से धारा का अनुसरण करेगा और अनगिनत किलोमीटर तक सांद्रता बढ़ाएगा। ये कालकोठरी जितनी लंबी अधूरी रहेगी, स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। उसे पानी कैसे मिलेगा? फल, बारिश, खून, यही एकमात्र उत्तर थे जो सिलास के पास आ सकते थे, लेकिन प्रत्येक अविश्वसनीय था। फल या सब्जियां कुछ समय के लिए उसके जलयोजन को बनाए रख सकती थीं, लेकिन कब तक? कुछ और दिन। ये देखते हुए कि वह रोजाना कितना व्यायाम कर रहा था, उसका गला आज के दिन ही सूख गया था और वह खाली पेट दौड़ रहा था। अगर उसकी सहनशक्ति इतनी मजबूत न होती तो वह शायद पहले ही गिर चुका होता। बारिश। आखिरकार यह एक वर्षावन था। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षावन में यह हर कुछ घंटों में भी हो सकता है। हालांकि इस आखिरी दिन में बारिश नहीं हुई थी।
इसके अलावा उसे पता नहीं था कि एथ के आने से पारिस्थितिकी तंत्र और मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर बारिश हुई भी तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। अगर वह एक कदम पीछे हट गया और आंख मूंद कर यह मान लिया कि बारिश होगी तो वह इसे कैसे पकड़ेगा। उसकी गतिशीलता इस समय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, लेकिन बारिश को इकट्ठा करने का एक विश्वसनीय तरीका होने के लिए एक संरक्षित आधार की आवश्यकता थी। और क्या होगा अगर एक दिन उसका आधार समझौता कर लिया गया और उसकी सारी जमा हुई बारिश बर्बाद हो गई। पब फ्यूचर के विज्ञापन। खून पर निर्भर रहना सबसे खराब विकल्प था। उसने अभी भी इस संभावना को खारिज नहीं किया था कि लाल लोमड़ी ने उसे रेबीज दिया है। वह कैसे अच्छे विवेक के साथ खून पी सकता था? भले ही वह ये जोखिम उठाने को तैयार था, खून में सोडियम की मात्रा लगभग खारे पानी जितनी ही थी। वह बस धीरे धीरे खुद को मार रहा था। सिलास ने अपना सिर पानी में डुबोया। रात भर ठंड लगने के कारण यह उसके शरीर के लिए एक अच्छा झटका था। उसने लालच से बड़े घूंट लिए और पहली बार वह आसपास के वातावरण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, हमेशा अगले जीव की तलाश में दूसरे कोने में देख रहा था जो उसका मांस खाना चाहता था। उसे बाहर निकलने में आसानी से 1 मिनट लगा। यही तो वह चाहता था, है न? उत्साह। क्या ये रोमांचक था? नहीं, ये भयानक था। उसके शरीर में हल्का कंपन था जो पहले नहीं था। निर्जलीकरण से धीरे धीरे मरने का विचार उसके दिमाग में इतनी स्पष्टता से घूम रहा था कि शायद वह पहले भी एक बार इसका अनुभव कर चुका हो। यही अंतिम परिणाम था। चाहे उसने कितने भी विचार सोचे हों, यह उसका अंत था। वह इससे बच नहीं सकता था। अगर वह आज यहाँ से चला जाता तो यह उसके शरीर के खत्म होने और उसके शारीरिक बीज तक पहुँचने के बीच की दौड़ होती, लेकिन अगर बाद वाला जीत भी जाता तो उस समय उसका शरीर किस स्थिति में होता? क्या वह यहाँ वापस आने के लिए संघर्ष भी कर सकता था? वह इतने लंबे समय से उस एल्क का पीछा कर रहा था, दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, और फिर भी उसे कहीं और पानी का एक औंस भी नहीं दिखाई दिया। उसे असहायता की यह भावना पसंद नहीं थी। यही कारण था कि उसने यहाँ आने का मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। सिलास उसके पैरों के पास खड़ा था। उसने अपने शरीर को साफ करने से पहले अपनी खून से सनी शर्ट और पैंट उतार दी। दिन भर की सारी गंदगी, कीचड़ और मैल उसकी उंगलियों की कठोर रगड़ के नीचे परत दर परत उतर गई। उसकी हरी आंखों में कोई डर या लाचारी नहीं थी। जब वह आखिरकार बाहर निकला तो उसकी भावनाओं को पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल था। ठंडी हवा उसे धीरे धीरे सुखा रही थी। वह चुपचाप वहां खड़ा था। विडंबना यह है कि वह प्रकृति के साथ एक था जैसा कि वह हमेशा से था। कहीं गहरे अंदर उसे यह समझ में आ रहा था कि यह वास्तव में उसका आखिरी दिन हो सकता है। उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ी जिसमें विशेष रूप से बड़ी पत्तियां थीं और उसने आसपास से कुछ बेलें खींचीं। सावधानी से उसने अपने कपड़ों को इन पत्तियों में बांधा और उन्हें बेलों का उपयोग करके कसकर बांध दिया। फिर वह पानी में कूद गया, एक हाथ में अपना छोटा भला और सीन का ब्लेड पकड़े हुए, जबकि दूसरे हाथ में अपने कपड़ों का बंडल खींच रहा था। वह यहाँ धीरे धीरे अपने शरीर को नरभक्षण करने के बजाय उस कालकोठरी में मरना पसंद करेगा। ये सिलास ब्राउन की पसंद थी। अध्याय 17 फिसलन पागलपन। सिलास के पैर पानी पर लात मार रहे थे। अंधेरे की गहराई में एकमात्र चीज जो रोशनी प्रदान करती थी वह थी दूरी पर एथर के साथ पंप करने वाला कालकोठरी। ये सतह से कम 20 मीटर नीचे रहा होगा, लेकिन अगर ये दिन का प्रकाश होता तो सिलास को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हालांकि सिलास ने इस संभावना के बारे में सोचा कि यह कालकोठरी पूरी तरह से पानी में होगी। उसके दादा के अनुसार प्रवेश करने से पहले कालकोठरी का एक छोटा सा परिचय होगा। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि अगर कालकोठरी वास्तव में पानी के नीचे थी तो वह दोगुना परेशान होगा। उस समय वह केवल लौकी में जितना संभव हो उतना पानी जमा करने की कोशिश कर सकता था और उम्मीद कर सकता था कि अधिक बार बारिश होगी। गुफा के द्वार तक पहुंचने में उसे कुछ सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। पानी में गति की तुलना में निपुणता अधिक महत्वपूर्ण लगती है। सिलास ने एक क्षणभंगुर विचार पर कुछ सांस ली, इससे पहले कि उसके दिमाग में एक फ्लैश दिखाई दिया। स्लाइडिंग मैडनेस एफ, लेवल अधिकतम 0, अनुशंसित 50 शारीरिक विवरण। गहराई में पेड़ों पर और जंगल के फर्श पर छिपे हुए वे प्राकृतिक शिकारी हैं, उन्मुक्त और बेफिक्र। आसमान से इतने तिरस्कृत वे अपने पेट के बल रेंगने के जीवन तक ही सीमित हैं। लेकिन उनके फिर से उठने का दिन दूर नहीं है। अगर सिलास अभी पानी में डूबा नहीं होता तो वह ठंडी सांस लेता। उनके दादा के अनुसार 20 शारीरिक की सिफारिश की गई थी, लेकिन सिलास अपने दादा को अच्छी तरह से जानता था। जब से सिलास छोटा था उसके दादा उसे जानकारी का उपयोग करके हेरफेर करने की कोशिश कर रहे थे, दुर्भावना से नहीं बल्कि दयालु इरादों से। पब फ्यूचर के विज्ञापन। सिलास किसी भी परिस्थिति के दोनों पक्षों को बहुत आसानी से देख सकता था और तर्कसंगत रूप से एक ऐसा मध्य मार्ग चुन सकता था जो वास्तविकता के अनुरूप हो। यह एक ऐसा गुण था जो उसे उसके माता पिता ने नहीं बल्कि उसके दादा ने सिखाया था। जब वह लगभग 16 वर्ष का था तब से वह अपने दादा के इरादों को समझ सकता था और कुछ हद तक जानता था कि मैग्नस उसे एक निश्चित दिशा की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अपने व्यवहार के बावजूद सिलास अपने परिवार से प्यार करता था और उसे अपने दादा को इतनी तुच्छ बात के लिए बेनकाब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैग्नस ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि सिलास को भावनाओं और भ्रांतियों की अपील के साथ धकेला या खींचा नहीं जा सकता। तथ्य ही थे जिन्हें किसी को उस तक पहुंचने के लिए हेरफेर या बाधा डालनी थी। ये सब कहने का मतलब ये था कि जब उसके दादा ने कहा कि उसे 20 शारीरिक की आवश्यकता होगी तो ये लगभग निश्चित रूप से उससे कम था। सिलास ने अनुमान लगाया था कि अधिकांश कालकोठरी में संभवतः लगभग 15 शारीरिक की अनुशंसित प्रविष्टि होती है, शायद इससे भी कम। लेकिन 50, इस कालकोठरी के अनुशंसित आंकड़े इतने अधिक क्यों होंगे? यह अब तक देखे गए सबसे खतरनाक जीव टाइटेनोबोआ से 2 गुने से भी अधिक था। इसके अलावा स्पष्टीकरण के बारे में क्या? इसे विवरण कैसे माना जा सकता है? पेड़ों और जमीन के बारे में टिप्पणियों से उसे केवल ये पुष्टि हुई कि यह कम से कम पानी के नीचे तो नहीं होगा। और फिर भी कोई और विकल्प नहीं था। क्या आप प्रवेश करेंगे? हाँ, नहीं। शब्दों ने उसे व्यावहारिक रूप से ताना मारा, लेकिन जब उसने निर्णय लिया तो उसने कभी संकोच नहीं किया। उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई। सिलास की आंखें केंद्रित हो गईं और उसके सामने एक अजीब दुनिया दिखाई दी। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पहली चीज जो उसने महसूस की वह उसके पैरों के नीचे का पत्थर था। जैसे ही उसने चारों ओर देखना जारी रखा, उसने अपने कपड़ों का बंडल निकाला और सिस्टम द्वारा उसे दिए गए कीचड़ और खून से सने सस्ते पैंट और शर्ट को पहन लिया। दुनिया एक अजीब अर्थ में अंधकार में थी क्योंकि आसमान बिल्कुल काला था, तारे या चांद नजर नहीं आ रहे थे, और फिर भी वह ठीक से देख सकता था, लगभग ऐसा जैसे जमीन और उस पर मौजूद चीजें अपनी अजीब सी रोशनी दे रही हों। हालांकि पत्थर के रास्ते से हटकर कुछ भी देखना मुश्किल था, इसलिए उसकी आंखें सिर्फ आगे की 2 भागों वाली सड़क पर ही ध्यान केंद्रित कर पा रही थीं। एक रास्ते पर पत्थर की सड़क घुमावदार थी और ऐसा लग रहा था कि वह और ज्यादा पत्थरों की ओर जा रही है। दूसरे रास्ते पर पत्ते दिखाई देने लगे, पत्थर की दरारों से घास उगने लगी और दूर दूर तक पेड़ों की धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी। कोई विकल्प? सिलास ने जल्दबाजी नहीं की। उसे लगा था कि वह तुरंत खतरे में पड़ जाएगा या जमीन पर नजर डालने से पहले ही अचानक मर जाएगा, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से शांतिपूर्ण था। अगर उसने अभी सांस लेने का अवसर नहीं लिया तो उसे शायद फिर कभी मौका न मिले। वर्णन स्पष्ट रूप से सांपों के बारे में होना चाहिए था, लेकिन उस स्थिति में ऐसा कोई रास्ता क्यों होगा जो किसी तरह की सभ्यता की ओर जाता हो, जब तक कि वर्णन में उल्लिखित सांप उन विदेशी जातियों में से एक न हो जिनका उल्लेख दादाजी ने किया था। अंत में सिलास घने पत्ते के रास्ते की ओर चल पड़ा। आखिरकार उसके लिए केवल एक ही चीज मायने रखती थी और वह थी बचने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम करना। सभ्यता अच्छी और आरामदायक लगती थी, लेकिन यह उसके जीने की संभावनाओं को शून्य तक गिरा देती। लाभ उठाने के लिए कोई भूभाग नहीं होगा, छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी, और सब कुछ उसकी कच्ची क्षमता पर निर्भर होगा। जंगल की तरफ उसके पास कम से कम एक छोटा सा मौका था। इस सब में एकमात्र उम्मीद की किरण तथ्य यह था कि वह जिस जानवर से निपटने में सबसे अधिक आश्वस्त था वह सांप था। ऐसा नहीं है कि अगर उन सभी के पास 50 शारीरिक शक्तियां होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सिलास के पास इस पर अपनी राय थी। अनुशंसित शारीरिक शक्तियां इस कालकोठरी में पेश की जाने वाली सबसे अच्छी चुनौती के समानुपातिक होनी चाहिए। उस स्थिति में इसका मतलब यह होना चाहिए कि इस कालकोठरी के बॉस को हराने के लिए किसी को 50 शारीरिक शक्तियां चाहिए होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी चुनौतियां उसी स्तर की होंगी। अगर वह अपने लक्ष्यों को चुन सकता था जैसा कि उसने लाल लोमड़ी के साथ किया था, तो उसके पास एक मौका था। आखिरी लाल लोमड़ी जिसके साथ उसने निपटा था, उसके पास पहले से ही 18 शारीरिक शक्तियां थीं। आशा की एक किरण थी, भले ही वह छोटी थी। पत्थरों से बना पथ धीरे धीरे गायब हो गया और सिलास ने देखा कि उसके सिर के ऊपर का आसमान रंग प्राप्त करने लगा क्योंकि पिछला पथ गायब हो गया। क्या मैंने सही चुनाव किया? अध्याय 18-1। जब सिलास कोई निर्णय लेता था तो वह कभी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चिंतन नहीं करेगा। उसे लगा कि वह अब एक नई दुनिया में प्रवेश कर गया है। इसका मतलब है कि उसने कुछ त्याग दिया है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि दूसरा विकल्प क्या था। न जानने की भावना उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसके कदम धीमे हो गए और वह अपने सामने आने वाले हर पत्ते को स्कैन करने लगा, जैसे कि यह अगला पत्ता हो सकता है जो अचानक एक खतरनाक सांप के साथ बाहर निकल आए। कालकोठरी सभी आकार और आकारों में आती थी। उसके दादा ने कहा था कि उन्होंने शायद उन सभी का दस्तावेजीकरण नहीं किया था, और दुर्भाग्य से यह उन अलिखित में से एक था। जैसे जैसे सिलास चलता रहा, उसका ध्यान एड्रेनालाइन की धार पर सवार होता गया। हर सेकंड के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती गई, क्योंकि कोई दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि पत्थर का रास्ता गायब हो गया था, जंगल ने अभी भी एक छोटा, अव्यवस्थित रास्ता बना रखा था। सभी पत्तियों के बीच इसे पहचानना मुश्किल था, और सिलास ने अनुमान लगाया कि अगर वह जंगल में होता तो वह इसे आसानी से देख नहीं पाता। लेकिन चूंकि वह रास्ते पर चल पड़ा था, इसलिए उसका पीछा करना आसान था।
क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? लगभग 50 मीटर आगे बढ़ने के बाद सिलास ने रास्ते से हटने का फैसला किया। बहुत दूर नहीं, बल्कि 3 से 5 मीटर दाईं ओर मुड़ गया। वह देखना चाहता था कि रास्ता कहाँ जा रहा है, लेकिन वह सामने आने वाली चीज़ में सिर के बल नहीं कूदना चाहता था। उसने जो भी निर्णय लिया, उसे लगा कि उसने आंख मूंद कर लिया है। ऐसा लगता था कि करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। वह एक खतरे को दूसरे खतरे में बदल सकता है। रास्ता उसे खतरे की ओर ले जा सकता था, लेकिन कौन जानता था कि इतनी ऊंची घास में उसके टखनों पर जहरीले सांप काटने के लिए तैयार थे। अगर उसके पास कौशल होता तो वह पेड़ों को रास्ते के रूप में इस्तेमाल करता, लेकिन मनोरंजन के लिए चट्टानों पर चढ़ने के कुछ हल्के अनुभव के अलावा वह वास्तव में एक फुर्तीला बंदर नहीं था। वह रास्ते पर चलता रहा और आखिरकार वह उस तक पहुंच गया। कोई रास्ता नहीं है। लिटिल मैडनेस एफ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्तर 0, शारीरिक 31, मानसिक 3, इच्छा 6। आगे एक छोटा सा मैदान था जो उस तक जाने का एकमात्र स्पष्ट रास्ता था, जिसके लिए झाड़ियों या पेड़ों को पार करने की आवश्यकता नहीं थी। ये वही रास्ता था जिससे सिलास को दूर रखा गया था। उस मैदान में नारंगी और काले रंग के शल्कों वाला एक अजगर घास में लेटा हुआ था। हालांकि वह मुड़ा हुआ था, लेकिन वह कम से कम 5 मीटर लंबा रहा होगा, जबकि उसके जबड़े में अनगिनत छोटे छोटे कांटे लगे हुए थे। 31 शारीरिक एक बात है, लेकिन 3 मानसिक। मान ले कि इसकी बुद्धि 0 थी और इसका करिश्मा भी कम था, इसका मतलब होगा कि इसकी बुद्धि मेरी बुद्धि से दोगुनी है। बुद्धि किसी की तर्क करने की क्षमता, ज्ञान और इस तरह के अन्य मामलों का माप थी। ये जीव संभवतः अभी तक उस तरह से बुद्धिमान नहीं थे। हालांकि बुद्धि ईथर नियंत्रण और प्रचुरता का माप थी। यदि सिलास की धारणा सही थी तो वह असंभव रूप से बड़े अंतर से पिछड़ गया था। यह संभव था कि 50 शारीरिक की सिफारिश केवल ईथर नियंत्रण में असमानता को संतुलित करने के लिए थी। इन जीवों को स्वाभाविक रूप से उनकी नींद में ऐसी क्षमताएं दी गई थीं, लेकिन सिलास और उनके जैसे अन्य लोग जीन और अन्य तरीकों से समय के साथ धीरे धीरे उन्हें अनलॉक कर सकते थे। क्या उसे बस भागकर अपनी जान दे देनी चाहिए थी? सिलास ने भौहें सिकुड़ी। कोई और तरीका होना चाहिए था। वह पीछे मुड़ा और धीरे धीरे जंगल में छानबीन करने लगा, इस बात पर नजर रखते हुए कि वह कहाँ था, कहाँ गया था और कहाँ जा रहा था। उसने लगभग आधा घंटा इधर उधर घूमते हुए बिताया होगा और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। कोई सोच सकता था कि कोई दूसरा प्राणी कम से कम उस पर कूद पड़ा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां कोई और मौजूद नहीं था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। क्या यह एक फ्लोर वाली कालकोठरी है? कई मंजिलों में विभाजित कालकोठरी में आमतौर पर इस तरह की व्यवस्था होती थी। अगली मंजिल तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि इस मंजिल के बॉस को हरा नहीं दिया जाता। लेकिन उसके दादा के अनुसार ऐसी कालकोठरियों में आमतौर पर छोटे प्रतिद्वंद्वी घूमते रहते थे। हालांकि इस स्लिथरिंग मैडनेस कालकोठरी में ऐसा कुछ नहीं था। सिलास को यकीन नहीं था कि उसे राहत मिले या तबाह हो जाए। छोटे दुश्मनों का सामना किए बिना उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। सिलास ने अपने पैरों को किसी चीज से टकराते ही कराहना शुरू कर दिया। सौभाग्य से वह काफी धीरे धीरे चल रहा था और अपने आसपास की हर छोटी छोटी चीज को देख रहा था, नहीं तो वह सीधे बैरियर से टकरा जाता। वह इतनी दूर तक चला गया था कि वह अपने मूल आरंभिक क्षेत्र में वापस आ गया, वही क्षेत्र जहां मूल रूप से कोबलस्टोन पथ था, और गायब हो गया था। मैंने जो अपेक्षा की थी उसके बारे में। यदि यह विकल्प कालकोठरी का एक महत्वपूर्ण पहलू था, तो यह उसे बिना किसी कारण के उड़ने नहीं देता। वह क्या है? सिलास ने फिर से अवरोध को छुआ, इस बार तरंगों को संसाधित करने के लिए पूरी तरह से तैयार। इसके पार एक फ्लैश में दिखाई देने और गायब होने वाले सभी आकार और आकारों के सांप सभी प्रकार की हरकतें करते थे। कुछ युद्ध में लग रहे थे, कुछ एक अजीब संभोग अनुष्ठान में उलझे हुए लग रहे थे, और कुछ बस ऊपर उठे, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और सिलास पर दहाड़ते हुए। ये केवल एक पल के लिए दिखाई दिया, लेकिन सिलास को लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। वह बार बार बैरियर को छूता रहा, बस एक बार फिर से उन तरंगों को देखने के लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसे देखने के लिए उसके पास खुद का प्रतिबिंब नहीं था। इसके बजाय उसके खून का दौड़ना और उसकी आंखों में दर्द था जिसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी विशेषताएं एक तंग भुआ में बदल गईं। आपकी इच्छा प्रभावित हुई है। -1 इच्छा अस्थायी। सिलास अचानक सूचना से हैरान था। सिर्फ बैरियर को देखने से ही उसके साथ ऐसा हो गया था। और अस्थायी का क्या मतलब था? क्या ये कुछ सेकंड होगा, घंटे, दिन? निपुणता के अलावा इच्छाशक्ति उसका सबसे मजबूत आंकड़ा था, लेकिन वह ये नहीं कह सकता था कि उसे इस बात की बहुत परवाह है कि उसने एक अंक खो दिया है। जब उसने एक अंक प्राप्त किया तो उसे शुरू में बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, और जैसा कि उसने पहले कहा था, उसे लगा कि इच्छाशक्ति का आंकड़ा होना अजीब बात है। आप इसे कैसे माप सकते हैं? अध्याय 19 विल। हालांकि सिलास इस बारे में थोड़ा जिद्दी था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। उसने अभी के लिए बाधा से पीछे हटने का फैसला किया और ध्यान दिया कि उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा।
चून की सिस्टम ने विल को सूचीबद्ध किया था और अभी अभी वह एक ट्रांस में चला गया था, इसलिए ये स्पष्ट रूप से उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण था जितना उसने इसे श्रेय दिया था। वह अब एक नई दुनिया में था और उसे कुछ चीज़ों के बारे में सोचने के अपने पुराने तरीके से दूर होना था। सिलास ने घूमना जारी रखा, जमीन का जायजा लिया। अगर बॉस की लड़ाई ही यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ है तो इतनी अतिरिक्त जगह क्यों जोड़ें? वह एक छोटी सी झील के पास आया। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें कुछ भी पानी भर रहा था, लेकिन इससे उसे शांति का एहसास हुआ। उसके किनारे पर एक सीट पर बैठकर वह बस वहीं बैठ गया और उसमें घूरता रहा। मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहने से कोई नहीं रोक सकता जब तक कि कोई छिपा हुआ टाइमर न हो जिसके बारे में मुझे जानकारी न हो। मुझे यकीन नहीं है कि उस अजगर को सचेत करना संभव है या नहीं, लेकिन इस समय उस खुले स्थान की बजाय इस सब में उससे लड़ना बेहतर होगा। कम से कम मुझे यहाँ से भागने का मौका तो मिलेगा। इस बिंदु पर सोचते हुए सिलास ने आग जलाना शुरू कर दिया। एक बार जब ये पूरी हो गई तो उसने 2 लाल लोमड़ियों में से एक को बाहर निकाला, सीन के ब्लेड और छोटी झील का उपयोग करके इसे साफ किया। उसके पास इसे मिलाने के लिए कोई मसाला नहीं था, लेकिन फिर भी यह अब तक का सबसे अच्छा भोजन था। उसने पूरी लोमड़ी खा ली, उसके अंदरूनी अंगों और हड्डियों को छोड़कर कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। अब ये खत्म हो गया है। विल 11। उसकी विल 11 पर वापस चली गई थी, लेकिन इसमें वह पूरा घंटा नहीं लगा जो उसने अभी बर्बाद किया था। इसमें लगभग 20 मिनट लगे। यह उसका एक मोटा अनुमान था। ऐसा नहीं था कि उसके पास घड़ी थी, उसे बस लगा कि वह इस तरह की चीज़ों का मोटे तौर पर अनुमान लगाने में काफ़ी अच्छा है। हालांकि कौन जानता है, उसका समय का बोध पहले ही विकृत हो चुका होगा। मैं ऊर्जावान महसूस करता हूँ। सिलास ने अब एक दिन से ज़्यादा नहीं सोया था, इसलिए उसे पहले से ही कुछ थकान महसूस होने लगी थी। लेकिन रेड फॉक्स खाने के बाद उसे लगा कि उसे अभी पूरी रात की नींद मिली है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। वह कुछ देर सोने का अवसर भी लेना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक और लंबा घूंट पीने के बाद सिलास ने झील की ओर ध्यान दिया, फिर एक बार फिर से घूमना शुरू कर दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा था। शायद वह ऐसी चीज़ नहीं थी जो वह चाहता था, बल्कि प्रेरणा की एक झलक थी। आपकी वसीयत प्रभावित हुई है। -1 वसीयत अस्थायी। वह एक और बाधा से टकरा गया, जो उसी बड़े पूरे हिस्से का हिस्सा थी लेकिन एक अलग क्षेत्र में स्थित थी। उसने खुद से कहा था कि इतना जिद्दी मत बनो, लेकिन इस तथ्य के बारे में कुछ की कुछ उसकी अपनी इच्छाशक्ति को प्रभावित कर सकता है, उसे परेशान कर रहा था। या शायद ये सिर्फ इसलिए था कि यह स्थिति वास्तव में उसे परेशान करने लगी थी। ये बस मुझसे वही अंक छीन रहा है और मुझे वापस दे रहा है जो इसने मुझे पहले स्थान पर दिया था। उसकी वसीयत 11 होने का एकमात्र कारण उसका एक धैर्यवान शिकारी शीर्षक था। उसे यह कुछ हद तक मनोरंजक लगा कि यह वह बिंदु था जिसे बार बार लिया और दिया जा रहा था। यह एक तमाशा जैसा लगा। इसने उसे थोड़ा गुस्सा भी दिलाया। वह सिलास ब्राउन था। वह अपनी धुन की लय में चलता था। सिलास ने अपना सिर हिलाया। यह उसकी तरह नहीं था। उसने भौहें सिकोड़ी। आपकी वसीयत दागदार हो गई है। -2 वसीयत अस्थायी। जिस क्षण डिबफ ने उसे मारा, सिलास को मतली की लहर महसूस हुई। यह इतनी अचानक और अप्रत्याशित रूप से आई कि उसने उबकाई ली। गले में जलन ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया और उसे लगा कि वह अभी खाया हुआ खाना उल्टी करने से बस कुछ ही पल दूर है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। यह विचार उसे खाए जा रहा था। उसके पास सिर्फ एक लोमड़ी का शव बचा था। आसपास का एकमात्र दूसरा भोजन वह बॉस अजगर लग रहा था। अगर वह यहाँ उल्टी कर देता तो बहुत नुकसान होता। पब फ्यूचर के विज्ञापन। अपने आप को संभालो। सिलास को लंबे समय से इतना उत्तेजित होने की याद नहीं आ रही थी। जब से उसने अपने प्रारंभिक वर्षों को छोड़ा था, वह शांत और नियंत्रण में रहने का आदी था। शायद उसका सबसे बड़ा डर उस नियंत्रण को खोना था। उसने सख्त अनुशासन बनाए रखा। वह शराब नहीं पीता था, वह ड्रग्स नहीं लेता था, वह चीनी भी नहीं खाता था क्योंकि उसे इसका उस पर पड़ने वाला प्रभाव पसंद नहीं था। लेकिन अब कोई रहस्यमयी शक्ति उसे हर तरफ से खींच रही थी, उसके दिमाग से खेल रही थी और वह इससे बिल्कुल नफरत करता था। बस, सिलास की लाल आंखें वापस आ गईं, लेकिन इस बार ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह बैरियर को घूर रहा था। यह उनके अंदर की कोई चीज़ थी जो बेकाबू होकर बेकाबू हो रही थी। ये कुछ स्वाभाविक नहीं था। यह उस डिबफ का उत्पाद था जो उस पर दबाव डाल रहा था। इसने सिलास की इच्छाशक्ति पर जवाबी हमला किया और उसे और भी दबा दिया। आपकी इच्छाशक्ति दूषित हो गई है। -1 इच्छाशक्ति अस्थायी। आपकी इच्छाशक्ति दूषित हो गई है। -1 इच्छाशक्ति अस्थायी। पहली बार जब ये दिखाई दिया तो इसने प्रभावित लिखा था। हालांकि -2 इच्छाशक्ति का डिबफ दूषित टैग के साथ आया था। हर बार जब सिलास ने इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश की तो ये फिर से हमला कर देता, उसकी इच्छाशक्ति का एक और टुकड़ा फाड़ देता। सिलास जानता था कि तार्किक रूप से उसे रुक जाना चाहिए। उसे हिलना बंद कर देना चाहिए, जितना हो सके उतनी संवेदी जानकारी निकाल देनी चाहिए और नीचे बैठ जाना चाहिए।
ऐसा करना समझदारी भरा काम था, ये तार्किक बात है। जिस क्षण उसकी इच्छाशक्ति 10 से नीचे गिर गई, बाधा ने उस पर दमनकारी प्रभाव डाला, एक ऐसा प्रभाव जिसे उसने पहले नहीं देखा था क्योंकि उसकी इच्छाशक्ति बहुत अधिक थी। सिलास को यह भी एहसास नहीं हुआ कि जिस क्षण उसने एक रास्ता चुना, चुनौती शुरू हो गई थी। टाइमर न होने का कारण यह था कि कोई भी अनिश्चित काल तक यहाँ नहीं रह सकता था, बिना अपना दिमाग खोए और गुस्से में अजगर को चुनौती दिए बिना नहीं। लेकिन सिलास गलती से इस छिपी चुनौती पर अकेले ही ठोकर खा गया था। सिलास की इच्छाशक्ति पलकें झपकाने और चमकने लगी और अचानक यह एक महत्वपूर्ण निम्न स्तर पर पहुंच गई। इच्छाशक्ति 1। सिलास की अभिव्यक्ति क्रूर और जंगली हो गई। उसने अपने दांत दिखाए जैसे कि वह एक जंगली जानवर हो, उसके शरीर में नसें फड़क रही थीं जैसे कि अलग अलग अजगर उसकी त्वचा के नीचे छटपटा रहे हों। अध्याय 20 हार। उसने बॉस राक्षस की दिशा में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन जब वह आगे की ओर बढ़ा तो उसका शरीर पीछे की ओर झटका खा गया। जब उसने अपनी बांह को देखा तो उसकी आंखों में पागलपन की रोशनी चमक उठी। उसकी उंगलियां उसके बगल में एक पेड़ की छाल में धंसी हुई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ रखा था, उसके नाखूनों से खून बह रहा था और विशेष रूप से उसकी बांह पर नसों की गंदी धारियां बह रही थीं। उसका शरीर एक दिशा में जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस हाथ में अकेले ही अपना दिमाग था। उसने जोर से खींचा और अपने कुछ नाखूनों को तोड़ते हुए उसने खुद को मुक्त किया। वह अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ दूसरे पेड़ से जा टकराया। इस बार वह जोर से पीछे गिरा, उसके कंधे से चुभने वाला दर्द आ रहा था। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी एक पेड़ से टकराने की कोशिश की थी। ये तथ्य कि वह केवल चुभने वाले दर्द के साथ बच गया, शुरू में एक चमत्कार था। मैंने बहुत कहा। ये दहाड़ सिलास के मुंह के सिर्फ एक तरफ से निकली, उसके आधे होंठ बोलने की कोशिश में मुड़े हुए थे और दूसरा भाग गुर्राना और अपने नुकीले दांत दिखाना जारी रखना चाहता था। उसे लगा जैसे वह अपने ही दिमाग में फंस गया है, बस थोड़ी सी समझदारी उसे संभाले हुए है। अगर वह खुद को उस अजगर के पास भागने देता तो उसके लिए मौत ही एकमात्र रास्ता बचता। ये वह अंत नहीं था जो वह चाहता था। वह अपने दिमाग, अपने विचारों के अलावा किसी और चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। उसके अंदर सच्चा गुस्सा था, लेकिन ये स्थिति को और भी बदतर बना रहा था। डिबफ, अभिशाप या जो भी ये प्रभाव था, उसने उस पर कब्जा कर लिया और उसे उभार दिया, इतने गहरे छिपे हुए हिस्सों को बाहर निकाल दिया कि सिलास को भी पता नहीं था कि वे मौजूद हैं। और फिर भी उसे उनका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह यहाँ क्यों आया था? उसने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसने अपनी प्यारी माँ और पिता, अपनी प्यारी छोटी बहन की आंखों में क्यों देखा और उनसे झूठ क्यों बोला? ये सिर्फ कुछ रोमांच के लिए नहीं था, यह इसका बहुत छोटा हिस्सा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अपने जीवन से असंतुष्ट था, यह इसका बहुत छोटा हिस्सा था। ऐसा इसलिए भी नहीं था क्योंकि वह अपने अंतिम नाम को बहुत ज़्यादा संजोता था और ग्रिमब्लेड बनने से इनकार करता था, और यह इस तथ्य के बावजूद था कि वह आज भी खुद को सिलास ब्राउन कहता है, भले ही यह शापित व्यवस्था कुछ भी कहती हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह किसी और के अधीन होने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ पहिए का एक दांता बनकर नहीं रहना चाहता था। वह खुद पहिया बनना चाहता था, उस पर चलने वाली गाड़ी, वह खजाना जिसे विलासिता में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। पब फ्यूचर के विज्ञापन। वह बचपन में ही अपनी जिंदगी को एक ऐसी दुनिया में बर्बाद करने लगा था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने अहंकार को काबू में नहीं रख सकता था। यही वह हिस्सा था जिसे वह अनदेखा कर रहा था। यही वह हिस्सा था जिसे उसने गहराई से दबा दिया था। वह हिस्सा जिसे उसने अनदेखा कर दिया था क्योंकि वह खुद को ऐसे असभ्य और नर बच्चे जैसे आदर्शों से ऊपर एक तार्किक व्यक्ति मानता था। लेकिन वह ऐसा नहीं था। वह अभी भी अपने 20वें दशक में एक जोशीला नौजवान था। वह उन सपनों से मुक्त नहीं था जो सभी युवा पुरुषों के पास होते हैं। एक नायक बनना, एक चमकदार कवच में शूरवीर, एक जंगल में रैम्बो जिसके एक हाथ में मशीन गन और दूसरे में माचेता हो। शीर्षक अनलॉक। एक लचीली वसीयत। आपकी वसीयत वास्तव में एक तरह की है, लेकिन यह अपरिपक्व है और अभी भी बदल रही है। इसे बनाना जारी रखें, युवा। जोड़ 10 वसीयत। जोड़ 10% वसीयत। सिलास ने मुश्किल से अधिसूचना को पंजीकृत किया। उसकी आंखों से लाली धीरे धीरे कम हो गई और वह जोर से खांसने लगा। दर्द की लहरें उसके शरीर पर, खासकर उसके दाहिने हाथ से टकरा रही थीं। उसे कांपते हुए देखने पर पता चला कि उसकी एक कील पूरी तरह से टूट चुकी थी और 2 अन्य बीच से फटी हुई थीं। अगर वह उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता तो शायद और भी अच्छा होता। कम से कम यह उसकी सबसे बुरी चोट लग रही थी। बाकी सिर्फ दर्द और खरोंचें थीं। आप पागलपन से बच गए हैं। पागलपन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। जोड़ 1 विल। आखिरकार सिलास को समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वह वास्तव में एक परिचित समाशोधन के किनारे पर खड़ा था। बस आधा मीटर और आगे बढ़ने पर वह बॉस के क्षेत्र में पहुंच जाता।
पब फ्यूचर के विज्ञापन। यह विचार भयावह था, लेकिन किसी कारण से वह जितना जल्दी शांत होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा जल्दी शांत हो गया। उसने अपने स्टेट मेनू को देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम सिलास ग्रिमब्लेड। प्रजाति मानव F। संबद्धता ग्रिमब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली इच्छाशक्ति, एक धैर्यवान पीछा करने वाला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शारीरिक 8। ग्रेटर दैन शक्ति 5। ग्रेटर दैन संविधान 5। ग्रेटर दैन निपुणता 13। ग्रेटर दैन गति 8। मानसिक 6। ग्रेटर दैन बुद्धि 5। ग्रेटर दैन बुद्धि 10। क्या आप जानते हैं कि जेडी वेंस कितने लंबे हैं? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो चिकन का ये हिस्सा कभी ना खाएं। जब सेलेब्स ने स्टाइल रिस्क लिया और सफल हुए। ग्रेटर दैन करिश्मा 2। इच्छाशक्ति 24। भाग्य 1। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कौशल समझ पागलपन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीन अवस्था नर्म खंडित जीन। ग्रिमब्लेड वंश F2 निपुणता F। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीन प्रतिभा ब्लेड आभा उत्परिवर्तित कमजोर अचानक विस्फोट निष्क्रिय F। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये थोड़ा अलग रंग है। ये बहुत सूक्ष्म था और केवल 1 या 2 शेड से, लेकिन सिलास को लगा कि ये फ्लेक्सिबल विल का रंग पेशेंट स्टाकर से ज्यादा गहरा था। उसके दादा ने कहा था कि प्रतिशत वृद्धि वाले शीर्षक दुर्लभ थे, इसलिए शायद यह इसका एक हिस्सा था। लेकिन उसे एक बार फिर यह अजीब लगा कि उसके पास शीर्षकों से जुड़े ग्रेड नहीं थे। क्या रंग में मामूली बदलाव प्रतिस्थापन होना चाहिए था? उसे यकीन नहीं था। सिलास का ध्यान कॉम्प्रिहेंशन वाले हिस्से की ओर गया। उसने पहले वहां एक धराशायी रेखा के अलावा कुछ नहीं देखा था, लेकिन अब वहां पागलपन था। इसके अलावा ग्रेड टैग के माध्यम से एक परिचित रेखा थी, बहुत कुछ उसके ब्लेड और जीन टैलेंट की तरह। सिलास ने इसका मतलब ये निकाला कि उसकी समझ इतनी कम थी कि उसे ठीक से रैंक नहीं किया जा सकता था। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसे वास्तव में कॉम्प्रिहेंशन मिला था। उसके दादा के अनुसार कॉम्प्रिहेंशन ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उपयोगिता के मामले में जीन टैलेंट से मुकाबला कर सकती थी। कौशल भी उस श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला थी, जिनमें से कई पूरी तरह से बेकार हो सकते थे। जीन प्रतिभा और समझ, हालांकि, लगभग कभी नहीं थी। ये वैसे भी उसके दादा की समझ थी। सिलास ने भौहें, सिकुड़ी, पागलपन, क्या मुझे इसका उपयोग करने के लिए अपना दिमाग खोना होगा?